मैं सत्यप्रकाश कश्यप श्रीराम तकनीकी संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वायरस और उसके साथ साथ एंटीवायरस भी देखेंगे, पर हम शुरुआत करेंगे वायरस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि वायरस होता क्या है। तो वायरस जो है वो एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर बिना किसी डिमांड के पहुंच जाता है और आपके सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज करता है। ठीक है, बहुत सारा आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अपन देखें तो आपके वायरस अगर वायरस आपके सिस्टम में पहुंच गया है तो ये आपके सिस्टम के कार्यप्रणाली को सबसे पहले बाधित करेगा, अर्थात आप जो काम करना चाहेंगे वो होगा नहीं। दूसरे तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को प्ले करने से एग्जीक्यूट करने से रोकता है। फिर आप देखेंगे किसी हार्डवेयर को काम करने से बाधित करेगा, आपके हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, आपके सिस्टम की गति जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं लगातार आप देखेंगे। सिंपली सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर को भी डैमेज करता है, और सॉफ्टवेयर को तो अगर अच्छे से वायरस फैल गया तो कभी कभी आपको अपने सिस्टम को पूरा फॉर्मेट कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब होता है आपका जो वायरस है। ठीक है, तो फिर से आपको वायरस की डेफिनेशन फिर से बताता हूँ कि वायरस एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटरों की एक्टिविटीज़ को बाधित करने के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने अपने शोध में पहली बार बताया कि वायरस बनाया जा सकता है जो कि किस तरीके से कंप्यूटर के कार्यों को बाधित करेगा। ठीक है, पर उस समय इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ठीक है, इसके बाद 1986 में दो भाई वासिद और अमजद, ये पाकिस्तान से थे। इन्होंने सबसे पहले वायरस का निर्माण किया और इस वायरस पे उन्होंने अपना पूरा विवरण दिया कि वो कहाँ से हैं, उनका शहर का नाम क्या है, वो किस देश से हैं, इसका विस्तृत जानकारी दिया। और इस वायरस ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तब लोगों में वायरस को लेकर थोड़ी जागरूकता फैली कि वायरस हो सकता है और वायरस नुकसान भी पहुँचा सकता है। पर इन्होंने अपना नाम इसलिए बताया क्योंकि इनको अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए थी और ये बताना चाहते थे कि इस वायरस को हमने बनाया है। इसके बाद एक वायरस और आया 1988 पे, मैक वायरस। तो मैक पत्रिका के प्रकाशक रिचर्ड मैक ने इस वायरस को बनाया था और उनको इस वायरस को बनाने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल के सिस्टम्स पे ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं, इन सिस्टम्स में एक मैसेज भेजना चाहते थे, शांति का मैसेज। ठीक है, शांति का एक संदेश देना चाहते थे उस समय अमेरिका में। ठीक है, इसलिए इन्होंने इस वायरस का निर्माण किया था और वो एक शांति का संदेश लगातार भेजते थे। परंतु इस वायरस ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल को। इसके बाद हम चलते हैं वायरस की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो वायरस की कार्यप्रणाली को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वायरस जो है वो आपके सिस्टम पे पहुँचता है, बहुत ही अलग अलग माध्यमों से आपके सिस्टम पे पहुँचता है। माध्यम के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपके सिस्टम की कार्यप्रणाली को बाधित करना मतलब या तो आप कोई सॉफ्टवेयर से काम करेंगे तो वो बाधित हो जाता है, आप हार्डवेयर का उपयोग करेंगे वो बाधित हो जाता है, अर्थात कोई भी जो पार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा इसकी कार्यप्रणाली को डिस्टर्ब करना। ठीक है, कार्यप्रणाली में गति को कम कर देना ये भी आता है, मतलब किसी न किसी तरीके से आपकी जो एक्टिविटीज है उनको डिस्टर्ब करता है। इसके बाद हम देखेंगे वायरस फैलता कैसे है। ठीक है, तो वायरस जो फैलता है, वायरस के फैलने के 4 तरीके हैं। पहला, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको हम बिना लाइसेंस के खरीदते हैं, अर्थात हम कोशिश करते हैं कि हमको सस्ते में सॉफ्टवेयर मिल जाए। ठीक है, सस्ते में सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो हमको यहाँ पर एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो है कि हम किसी अनऑथराइज रिसोर्स से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और अनऑथराइज रिसोर्स पे आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पर वायरस का खतरा बना हुआ होता है। ठीक है, वो आपको ये सुविधा देते ही इसीलिए ताकि अपने वायरस को भी साथ में सेंड कर सकें। दूसरा है नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम मतलब अगर एक सिस्टम और अन्य सिस्टम से कनेक्टेड है और ये सिस्टम्स अगर सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत हो सकता है जो डाटा का। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो सकता है डाटा का। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आप डाटा सेंड करते हैं इसके साथ वायरस भी संलग्न होगा। ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को बाधित करेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं द्वितीयक संग्राहक। द्वितीयक संग्राहक मतलब ये जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, इन सब में आप डाटा कहीं लेकर जाते हैं और इन डेटा में अगर वायरस है तो डेफिनेटली अगर आप इस डाटा को द्वितीयक संग्राहक के माध्यम से जहां भी ले जाते हैं ये वहां उन चीजों को डैमेज करेगा। ठीक है, ये है आपका द्वितीयक संग्राहक। और जो सबसे ज्यादा वायरस को
फ्लो करने का काम करते हैं, सब तरफ फैलाने का काम करते हैं, स्प्रेड करने का काम करते हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट पे हम अननेसेसरी एक्सेस करते हैं और इन्हीं एक्सेस का हमको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि ये हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं। बहुत ज़्यादा वायरस साथ में हमारे सिस्टम पे आता है। तो इन 4 तरीकों से वायरस आ सकता है आपके सिस्टम पे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वायरस का नामकरण कैसे होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस का नामकरण कैसे होता है। तो वायरस का जो नामकरण है, ठीक है, वायरस का नामकरण जो है वायरस की कार्यप्रणाली, वायरस किस दिन बना, ठीक है, या किस दिनांक को बना, ठीक है, वायरस को किसने खोजा, इन सभी बातों पर वायरस का नामकरण डिपेंड करता है। पर कभी कभी वायरस का जो नामकरण है, वायरस को किस एंटीवायरस से रोका जा रहा है और वायरस की इस वायरस में कौन से लक्षण हैं, इन बातों को भी ध्यान में रखकर वायरस का एंटीवायरस वायरस का नामकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे वायरस का नाम, किसी वायरस का नाम मैक रखा गया, ठीक है। किसी जैसे एक वायरस का जो नामकरण रखा गया डिस्क वॉशर, इसका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये वायरस जैसे ही डाटा को आपका क्लीन करता था अटैक करके, तो वहां पर एक छोटा सा मैसेज देता था, डिस्क वॉशर विथ लव। मतलब ये इसकी एक्टिविटी थी कि जैसे ही डाटा को क्लीन किए एक मैसेज भेज दो, डिस्क वॉशर विथ लव, ठीक है। तो ये है हमारा वायरस, ठीक है। वायरस और वायरस के नामकरण करने का तरीका, ठीक है। फिर से बताता हूँ, वायरस की कार्यप्रणाली, वायरस का डेट या वायरस के का डे, ठीक है, या उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा, या एंटीवायरस बनाते समय ये दिखाया था कि इसकी क्या एक्टिविटी है। इन बातों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वायरस का क्या नाम देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे वायरस के प्रकार, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वायरस, कुछ प्रसिद्ध वायरस जो हैं वो देखेंगे। प्रकार थोड़ा अलग हो जाता है और वायरस के प्रकार थोड़े अलग है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले माइकल एंजिलो। तो माइकल एंजिलो जो एक वायरस है, ये 6 मार्च को एक्टिव हुआ था, ठीक है। कई लोग इसे 6 मार्च वायरस भी कहते हैं क्योंकि 6 मार्च के लिए इसने बहुत तबाही मचाया था, बहुत सारे कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाया था और इसे 6 मार्च को ही एक्टिव होता है। और इसका नाम माइकल एंजिलो इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन माइकल एंजिलो का बर्थडे था, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि कई वैज्ञानिकों के नाम पर वायरस का नाम रखा गया है। तो माइकल एंजिलो एक ऐसा वायरस है जिसका नाम 6 मार्च रखा गया क्योंकि 6 मार्च को माइकल एंजिलो का बर्थडे था। इसके बाद हम चलते हैं डिस्क वॉशर। डिस्क वॉशर मैंने पहले ही आपको बताया है, डिस्क वॉशर एक ऐसा वायरस था जो जैसे ही आपके कंप्यूटर के संपर्क में आता है, कंप्यूटर के फाइलों के संपर्क में आता है, उन फाइलों को पूरी तरीके से क्लीन करता है, अर्थात पूरा डिलीट करता है और बहुत छोटा सा एक मैसेज आपके लिए भेज देता है, डिस्क वॉशर विथ लव, ये बताने के लिए कि इस डाटा को डिस्क वॉशर ने डिलीट किया है। इसके बाद हम चलते हैं सी ब्रेन। सी ब्रेन हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व का पहला वायरस सी ब्रेन था। सन 1986 में इसको बनाया गया था वासिद और अमजद के द्वारा, जो कि पाकिस्तान से थे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला वायरस है मैक को पत्रिका के प्रकाशक, ठीक है, रिचर्ड मैक ने बनाया था। इनका उद्देश्य कुछ गलत नहीं था, ये एक शांति का संदेश भेजना चाहते थे अमेरिका के लोगों के लिए, इसलिए इन्होंने मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में इस वायरस को छोड़ा, किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में इस वायरस को नहीं छोड़ा, ठीक है। इससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ पर लोग इरिटेट हो जाते थे बार बार इस मैसेज को देखकर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जेरूसलम। तो जेरूसलम के एक विश्वविद्यालय में इस वायरस का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये वायरस सिर्फ शुक्रवार के दिन एक्टिव होता था। शुक्रवार के दिन ये जिन फाइलों पर ये संपर्क में आते थे उन फाइलों को ये पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जेरूसलम वायरस। इसके बाद जो हमारा लास्ट वायरस है वो कोलंबस वायरस। तो कोलंबस वायरस का भी जो सारे एक्टिविटी है बिल्कुल जेरूसलम वायरस की तरह है, ये भी पूरी तरीके से सारे फाइलों को डिलीट करता है। कभी कभी इसको 13 अक्टूबर वायरस भी कहा जाता है। 13 अक्टूबर वायरस कहने का कारण ये है कि ये वायरस भी 13 अक्टूबर के दिन ही बनाया गया था। तो ये था हमारे कुछ प्रसिद्ध वायरस। अब हम चलेंगे वायरस के प्रकार की तरफ, ठीक है। तो प्रकार में हमारे पास 3-4 प्रकार के वायरस हैं, जिसमें सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस, जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो बूटिंग के दौरान बूट के फाइल में ही ये वायरस को छोड़ दिया जाता है, जिससे बूटिंग हो रहे सारे फाइलों को ये डैमेज करता है और आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो पाता है। ये होता है बूट सेक्टर वायरस। ऐसी स्थिति में आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करें। आगे हम चलते हैं पार्टीशन टेबल वायरस। पार्टीशन टेबल वायरस जैसा कि नाम है बिल्कुल क्लियर है कि ये पार्टीशन टेबल को पूरी तरीके से डैमेज करता है,
ठीक है। आपका जो फाइल है वो किसी भी तरीके से पार्टीशन किसी भी फाइल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका फाइल यथावत बना रहेगा। पर जो पार्टीशन होता है, जैसे हम सी डी ई ड्राइव बनाते हैं, उन ड्राइव्स के साइज के तो कम ज़्यादा कर देगा या तो ड्राइव्स को उड़ा ही देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्टीशन टेबल वायरस। तीसरा होता है फाइल वायरस, ठीक है। नाम से क्लियर है, फाइल वायरस जो होता है, ठीक है, ये आपके फाइल्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। फाइल्स को रिमूव करने का मतलब होता है कि जो जिस फाइल के संपर्क में आएगा, चाहे वो स्प्रेडशीट हो, चाहे कोई लेटर हो, इनको तुरंत वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो ये होता है आपका फाइल वायरस। इसके बाद हम आगे चलिए गुप्त वायरस। गुप्त वायरस एक ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ अपना वर्क तो करते हैं, परंतु ये अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि ये फाइल्स को आप इनके फाइल को आप पहचान पाएं, अर्थात ये अपनी पहचान को अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि छिपा कर रखें। इसके बाद हम चलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जितनी बार आपके संपर्क में आएंगे उतनी ही बार अपना एक नया रूप दिखाते हैं, ठीक है, या अपने आप को बदलते रहते हैं ताकि आप इसको आसानी से ट्रैक ना कर सकें, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस और इनका भी काम होता है अधिक से अधिक फाइलों को डिलीट करना। और लास्ट में हमारा मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये अधिक से अधिक डाटा को डिलीट करने का काम करता है और बेसिकली स्प्रेडशीट और जो वर्ड से फाइल है इनको सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। अभी हम देखेंगे वायरस के कुछ सिद्धांत हैं, है ना। वायरस के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वायरस किन बेसिस पे काम करता है और हम उसको वायरस मानते हैं तो क्यों मानते हैं, वायरस नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रोजन। तो ट्रोजन एक प्रोग्राम है जिसके बारे में सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्रोजन अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि ट्रोजन वायरस नहीं है। पर हम ये जान लें कि ट्रोजन जो है किसी विशेष स्थिति बनने पर यह वायरस की तरह आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रोजन। ट्रोजन की दो बातें हैं जो बिल्कुल इसको वायरस ना होने और वायरस होने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस जो है वो अपने आप को दोगुना करने की क्षमता रखता है, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, इस तरीके से वो बढ़ता जाता है। पर यहाँ पे जो ट्रोजन है, ट्रोजन का यही एक गुण है कि अपने आप को दोगुना नहीं करता है, परंतु ये आपके फाइल में रहेगा और ऐसा शो ऑफ होता है इसका कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। परंतु समय आने पर जो ट्रोजन जिस कंडीशन का वेट करता है, कंडीशन इन द सेंस एक प्रोग्राम बनाता है तो उसके अंदर कंडीशन डालता है कि ये स्थिति तैयार हो तब ये एक्टिव होकर नुकसान पहुंचाना शुरू करे। तो जो ट्रोजन है वैसी स्थिति जैसे ही निर्मित होती है उसके लायक, तो वहां पर वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये होता है आपका ट्रोजन। तो ये वायरस तो नहीं है पर बिल्कुल आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बॉम्ब। तो ये जो बॉम्ब है, बॉम्ब जो है ये जो आपको दिखाई नहीं देगा परंतु इसको आपके फाइल के साथ इनबिल्ट कर दिया जाता है और ये तुरंत एक्टिवेट नहीं होगा, परंतु जैसे ही एक कंडीशन मैच करता है ये एग्जीक्यूट होगा और आपके सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। बॉम्ब के बारे में हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे हम कभी ऑनलाइन कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग इन द सेंस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं, ऑनलाइन डाउनलोडिंग करते हैं कोई सॉफ्टवेयर। तो एक प्रकार से हम इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर का। वहां पर जो एक कंपनी है या फिर एक कर्मचारी है वो क्या करता है, उसके अंदर एक बॉम्ब डालता है। बॉम्ब मतलब एक वायरस। जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और यूज करना शुरू करते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन बनने पर वो आपके सिस्टम के पूरे हार्ड डिस्क को क्रैश कर देगा और पूरा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉम्ब, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉर्म्स। तो जो वॉर्म्स होते हैं वो आपके डेटा को डिलीट नहीं करते, आपके किसी फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वायरस नहीं है, परंतु वायरस का मूल उद्देश्य अपने आप को हमेशा नुकसान ना करे, तो हम उसको वायरस नहीं है ये नहीं कह सकते। ये किसी फाइल को डैमेज नहीं करते, पर इनका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि ये अपने आप को लगातार दोगुना करते जाते हैं और ये जो खाली स्पेस है उसको लगातार आपके सिस्टम के स्पेस को भरते जाते हैं। जब आप सोचिए लगातार जब स्पेस भरते जाएगा तो आपके सिस्टम की जो प्रोसेस करने की गति है वो अपने आप ही धीमी होती जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये ठीक है डायरेक्टली आपके किसी फाइल को डैमेज नहीं करता है, पर इनडायरेक्टली आपके सिस्टम की गति को कम कर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम इसको वायरस का एक सिद्धांत समझते हैं, एक वायरस ही समझते हैं। आगे हम देखते हैं ईमेल हॉक्स, ठीक है। तो ईमेल हॉक्स जेन्युइनली कोई वायरस नहीं है, परंतु इसके साथ इतना डर पैदा किया जाता है कि यूजर भय के कारण ही सिस्टम को यूज करने से घबराता है। जैसे ईमेल हॉक्स को क्या किया जाता है, एक यूजर दूसरे यूजर को एक ईमेल भेजेगा और ये बताएगा कि आज 15 तारीख को या 17 तारीख को या 20 तारीख को ये वाला वायरस आने वाला है, ये आपके सभी सिस्टम को खत्म कर देगा, आपके सिस्टम में कोई जानकारी नहीं होगा, ठीक है। और ये कहता है कि इस सूचना को आप आगे भेजिए
और वो व्यक्ति उस सूचना को आगे भेजता है। इस तरीके से एक डर का माहौल बनाया जाता है, ठीक है। इसी को ईमेल हॉक्स कहा जाता है। ये कोई वायरस नहीं है, पर एक भय पैदा करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम एक कैंपेनियन की तरफ। कैंपेनियन में जो वायरस है वो एक सामान्य फाइल की तरह अपना भी एक फाइल बनाता है, बस इसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये .com एक्सटेंशन होता है, .com एक्सटेंशन। लेकिन जब हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो कि .exe फॉर्मेट में होता है, तो उसको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये सेम कॉपी में रहता है, .com फाइल एग्जीक्यूट रहता है और ये बहुत सारे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, क्योंकि डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हो सकता। इसीलिए एक कॉपी बनाता है .exe फाइल की कॉपी .com मोड में, और जैसे हम exe को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कॉपी होने के कारण .com फाइल एग्जीक्यूट रहता है और ये आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो ये है हमारा कैंपेनियन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वायरस निरोधक प्रोग्राम अर्थात एंटीवायरस की तरफ, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या होता है ये हम देखते हैं। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में वायरस को प्रवेश होने से रोकता है, ठीक है। तो जैसा जैसा वायरस होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी स्थितियों को भांप कर एंटीवायरस तैयार किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर एक एंटीवायरस बना है एक पर्टिकुलर किसी वायरस के लिए, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये एंटीवायरस अगले आने वाले किसी वायरस को सपोर्ट करेगा या उसको ब्लॉक करेगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि जो अगला वायरस है, ठीक है, उसके काम करने का तरीका और उसको रोकने का जो तरीका दोनों ही अलग होगा। तो ये था हमारा एंटीवायरस। अब हम एंटीवायरस में कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान से देखेंगे, जैसे प्रिवेंटर, चेकसमर, स्कैनर और रिमूवर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे प्रिवेंटर एंड चेकसमर। तो जो प्रिवेंटर होता है इसका काम होता है कि अगर उसके कोई वायरस दिखता है या वायरस के जैसे कोई लक्षण दिखते हैं तो ये इनको सिस्टम के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। आपने देखा होगा कि कभी आप कोई पेन ड्राइव या सी ड्राइव जैसे सिस्टम पर लगाएंगे, आपका एंटीवायरस तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपको सूचना देने लगता है, ठीक है, या फिर वो उस फाइल को ओपन ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा प्रिवेंटर, अर्थात इसका एक सूत्री काम है कि ये आपके जितने भी डेटा हैं उनको बार बार छाने और छान कर उसमें अगर कोई भी चीज सस्पिशियस लगता है तो उसको तुरंत रोक दे, ठीक है। सस्पिशियस इन द सेंस कोई भी एक्टिविटी लगता है कि जो कि वायरस सिग्नेचर को इंडिकेट करे तो उसको रोक देगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पहले बताया हूं कि ये जो वायरस जो प्रिवेंटर है वो आपके सिस्टम के वायरस, एक ही प्रकार के वायरस से दो प्रकार के वायरस को रोक सकेंगे, परंतु अगर कोई नया वायरस जनरेट होता है तो उसके लिए ये कारगर नहीं होंगे, क्योंकि नया वायरस की एक्टिविटी, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा जिसको ये पहचान नहीं पाएगा। तो इसीलिए समय के साथ हम वायरस को अपने एंटीवायरस को लगातार अपडेट करते हैं ताकि जो भी नए नए वायरस आए उनको ये अटैक करके रीड कर पाए, ठीक है। आगे हम देखेंगे चेक समर। इसमें चेक समर जो होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, चेक समर जैसे एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो वैल्यू को समझने वाला है ना, जैसे अगर कहीं पे हम एक वैल्यू भेजते हैं सम, जैसे कहीं मैं 25 भेजता हूं तो एक विषम संख्या है, तो ये अगली जगह पे ये 25 ही पहुंचे विषम संख्या। अगर ये 26 होता है, ठीक है, तो ये सम हो जाएगा, अर्थात जो हमने भेजा था वो डाटा सही जगह पे नहीं पहुंचा है। और अगर ये 24 भी हो जाता है तो भी यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगा कि हमने जो डाटा भेजा था वो डाटा वहां नहीं पहुंचा है। क्लियर है? तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो चेक समर है वो एक सम और विषम पे अर्थात एग्जैक्ट वैल्यू को रीड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा चेक समर। आगे हम देखेंगे स्कैनर, ठीक है। जो स्कैनर है ये आपके डिस्क की या आप पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जो भी लगाएंगे उसकी जांच करेगा और ये बताएगा कि इसमें कोई वायरस है या नहीं, और अगर कोई वायरस है तो ये आपको सूचना देगा, परंतु किसी भी प्रकार से वायरस को डिलीट करने का काम या हटाने का काम ये नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्च करके आपको बताएगा कि आपके डाटा में वायरस है या नहीं, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिमूवर, ठीक है। रिमूवर, तो जो रिमूवर होता है, ठीक है, रिमूवर जो है जैसे ही उसको पता चलता है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस है तो ये उस वायरस को डिलीट करने का काम करता है आपका। और इसका जो मूल उद्देश्य ये भी होता है कि अगर आपके सिस्टम में पहले से वायरस है, ठीक है, तो उन वायरसेस को भी ये डिलीट करने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे रिमूवर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वायरस का चैप्टर समाप्त हुआ। हमने एंटीवायरस के बारे में आपको हल्का सा बताया। एंटीवायरस के बारे में आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे, जहां पर हम आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।